ये कहानी एक कैसे पुअर लड़के की है जिसके मॉम का ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। काफी सालों के बाद ये जनरल बनकर वापस आता है और इसे अपनी मॉम का रिवेंज लेना था। जब ये अपनी मॉम के मर्डर को ढूंढता है तो इसे पता चलता है कि ये जिस लड़की को पसंद करता था ये उस लड़की के डैड हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि ये अपने रिवेंज और अपने प्यार में से किसको चुनता है। कहानी के स्टार्ट में हमें एक टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े थे और वहीं बैठा हुआ एक लड़का अपने जख्मों पर बैंडेज कर रहा होता है। इसका नाम जांग है। जांग ने ही इन सब लोगों को मारा था। यही वो लड़का है जो यहाँ अपनी मॉम के मर्डर को पकड़ने के लिए आया था। तभी यहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं। ये आकर इसे बताते हैं कि हमारे कुछ बैंडिट्स ने कन्फेशन किया है। लेफ्टिनेंट ली ने हमारे काफी सारे राज को सील किया है और हमें कुछ और भी प्राइवेट लीडर्स के अकाउंट मिले हैं जो इसमें इन्वॉल्व लग रहे हैं। उनमें एक नाम मुलिन का भी है। जांग कहता है कि अब हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। हम कल सुबह ही मुलिन को अरेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ इस कहानी की मेन लीड जिसका नाम आरन था, ये अपने रूम में बैठी पेंटिंग कर रही थी। ये जांग का बचपन का प्यार है। तभी एक लेडी भागते हुए इसके पास आती है और इसे बताती है कि आपके डैड को जनरल के कहने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनते ही आरन शॉक हो जाती है। ये लड़की से और भी बात बताती है कि जनरल ने कहा है अगर आपको अपने डैड को सेव करना है तो आपको मुझसे शादी करना होगी। नेक्स्ट डे आरन को तैयार किया जाता है ताकि जनरल के साथ इसकी शादी की जा सके। कुछ ही देर में बहुत ज्यादा सिपाही यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर जांग भी यहाँ पर पहुँच जाता है। आरन जब जांग को देखती है तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एक्चुअली जांग इसका स्टेप ब्रदर था। जांग इसके क्लोज आता है और कहता है कि तुम इतनी शौक क्यों हो रही हो, क्या तुम आज भी चू से शादी करना चाहती थी? तो ये कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे भाई लगते हो, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इस पर ये से गुस्से से बताता है कि तुम्हारे बाप की वजह से मेरी मॉम का मर्डर हुआ, ये कोई गलत फहमी नहीं हो सकती। फिर ये से कहता है कि आज हम दोनों बहन भाई शादी कर लेंगे और इस शादी के गवाह ये सारे आए हुए गेस्ट होंगे। इसके बाद ये इसका हाथ पकड़ता है और इसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इसका नाम तोंग है। इसके सामने एक आदमी अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रहा था। एक्चुअली इसी ने जांग को वो सभी एविडेंस दिए थे और तोंग को ये पता चल चुका था। तोंग इस पर जरा सा भी रहम नहीं खाता और इसे यहीं पर मार देता है। तभी इसकी असिस्टेंट आकर इसे बताती है कि जनरल जांग ने अपनी सिस्टर आन से शादी कर ली है। यह टेंपल में इन दोनों के सामने इन सबकी शादी भी हो जाती है। जांग आन के क्लोज आकर कहता है कि आज से हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने बेडरूम में थे। जांग इसके सामने अपने कपड़े उतारना शुरू करता है और उसे कहता है कि तुमने हमेशा से मुझे अंडर एस्टिमेट किया। मैं हमेशा से तुम्हारी दूसरी चॉइस था। तुम्हारा बाप हमेशा से मुझे यही कहता रहा कि हम दोनों बहन भाई हैं, हम कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन आज मैंने सबको झूठा साबित कर दिया। इतना कहते ही इसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तब यहाँ इसके शूज से नाइफ निकालती है और उसे कहती है कि अगर तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर खुद को मार लूंगी। जांग फौरन पीछे हट जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें अपने बाप के लिए जिंदा रहना होगा। इस पर आन से पूछती है तो फिर बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो जांग कहता है इतने सालों तो तुम्हारी फैमिली मेरी मॉम को ह्यूमिलेट करती रही है, इसलिए सबको अपना अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारे फादर की गोल्ड माइन चाहिए। ये सुनते ही यान से कहती है कि क्या तुम ये सब कुछ उस गोल्ड माइन के लिए कर रहे हो? फिर तो मेरे फादर को जाने दो, मैं तुम्हें वो गोल्ड माइन दे दूंगी। इस पर जांग इसके क्लोज आता है और उसे थ्रेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें और चू को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे लिए पैदा हुई हो और गोल्ड माइन के बारे में इतना मत सोचो, वो तो मैं तुमसे ले ही लूंगा। इसके बाद जांग आन को मेंशन के भाई सर्दी में बिठा देता है जहाँ इसने कैंडल्स को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और खुद ये अपने रूम में बैठा हुआ था। इसे एक फोन कॉल आती है। इसे ये कॉल तांग ने की थी। ये इसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे ढूंढते फिर रहे हो। मैंने ये भी सुना है कि तुमने एक ही बार में रॉबरी का केस भी सॉर्ट आउट कर लिया। इस पर जांग इसे कहता है कि तुम्हारे जासूस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है। इस पर तांग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ, तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। इसके बाद जांग विंडो से बाहर देखता है जहाँ आन अभी भी बाहर बैठी हुई थी। आन इसे देखती है तो कहती है कि मैं पिछले 5 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझसे नफरत ही करते हो। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। कुछ साल पहले जब ये दोनों यंग हुआ करते थे, जांग ने आन को एक नेकलेस गिफ्ट किया था और इसके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगी, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। ये सब याद आने पर जांग बाहर आता है और आन को अपनी बाहों में उठा लेता है और मेंशन में वापस ले जाता है। यहाँ आकर ये मेड से कहता है कि इसका खास ख्याल रखना। तभी एक सोल्जर आकर इसे बताता है कि हमारा एक जासूस मारा गया। ये देखने के लिए फौरन बाहर आता है तो यहाँ इसे उसी जासूस की लाश लटकी हुई मिलती है। ये वही आदमी था जिसे तोंग ने मारा था। अब ये सब कुछ होने के बाद जांग आन को लेकर जेल में आता है जहाँ इन्होंने बहुत सारे कैदियों को रखा हुआ था। जांग आन को लाकर एक जगह चेयर पर बिठा देता है। ये इसे पूछने लग जाती है कि तुमने मेरे फादर को कहाँ रखा है। इस पर जांग इसे एक पेपर दिखाता है
जो कि एक्चुअली इसका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। ये कहता है कि इस पर साइन करो, तभी मैं तुम्हारे फादर को सेंट्रल जेल में सेंड करूंगा। इस पर ये से कहती है कि भूलो मत, वो तुम्हारे भी डैड हैं। जांग कहता है कि वो सिर्फ मेरा स्टेप फादर है जिसने मेरी मॉम को मर्डर करके मारा। आन सुनते ही इसे सफाइयाँ देने लग जाती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, तुम्हारी मॉम ने सुसाइड की थी, इसका मेरे बाप से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस पर जांग इसे पूछता है कि मेरी मॉम की डेथ तुम्हारे घर में ही हुई थी, अगर उन्हें सुसाइड करना था तो वो वहाँ क्यों करेंगी। इसके बाद ये इसे थ्रेट करता है कि अगर तुम्हें पेपर साइन नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बाप को टॉर्चर कर करके यही मार दूंगा। आन इसे इतना बदला हुआ देखकर काफी सैड हो जाती है। जांग आन के साथ जबरदस्ती करता है और इसे कहता है कि तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट पर अपना साइन करना ही होगा। इस पर आन इसे बताती है कि मैं जानती हूँ तुम ये सब कुछ उस गोल्ड माइन के लिए कर रहे हो, मैंने उस गोल्ड माइन का मैप कहीं छुपा दिया था और ये बात सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि वो कहाँ पर है। अब तुम मेरे डैड के केस को फुली इन्वेस्टिगेट करोगे और उनका नाम क्लियर करोगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें वो मैप कभी नहीं मिल पाएगा। इस पर जांग इसे कोई आंच तो नहीं करता, लेकिन आन फौरन से उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना थंब प्रिंट लगा देती है। ये देखकर जांग भी अपना थंब प्रिंट लगाता है और इस तरह से इन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है। इसके बाद आन जेल से बाहर आती है। यहाँ बर्फबारी हो रही थी, जांग भी इसके पीछे ही आता है। ये काफी सैड लग रहा था और आन की तरफ देखकर कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ आन की मॉम जांग को मार रही थी और जांग की मॉम इन्हें रोक रही होती है। वहीं से गुजरते हुए जब आन ये सब देखती है तो ये फौरन से आकर अपनी मॉम को रोकती है कि जांग भी मेरे डैड का ही बेटा है, इसका मतलब वो मेरा भाई हुआ। आप लोगों को इसे घर से निकालने से पहले मेरे डैड से बात करनी चाहिए। इस पर इसकी मॉम और इसकी बहन दोनों नाराज होकर यहाँ से चली जाती हैं। इस बढ़ती हुई सर्दी में आज अपना कोट उतारकर जांग को पहनाती है और इससे वादा करती है कि आज से तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगी। ये सब याद आने पर जांग यहाँ से चुपचाप चला जाता है। एक्चुअली जांग को यही मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आन ने इसे धोखा दिया है। दूसरी तरफ हमें तांग दिखाया जाता है जो कि अपना भेष बदल कर अपने स्टूडियो में सब लोगों को तमाशा दिखा रहा था। ये सब लोग भी इसका एक्ट देखकर काफी एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर ये एक्ट देखने के लिए यहाँ पर जांग भी पहुँच जाता है। ये इस हॉल में सबसे आगे वाली सीट पर बैठता है। जांग बैठा ये एक्ट देख रहा था तो ये अपने सोल्जर से कहता है जाकर यहाँ के ऑनर से कह दो अगर वो सामने नहीं आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ऑडियंस में से एक ड्रंक आदमी स्टेज पर आता है और आते ही तांग के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। जांग को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ के ट्रेडिशन के मुताबिक एक डॉट उठाता है और वहाँ पर लगे हुए बॉल को मारता है। इस बॉल में से बहुत सारा पैसा निकलता है। फिर जांग स्टेज पर आता है और उस आदमी को स्टेज से नीचे उतार देता है। तांग ये देखते ही जांग के आगे झुककर इसका थैंक्स करता है, लेकिन जांग को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए ये कहता है कि इस जगह को बंद कर दिया जाएगा। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और तांग को ये सुनकर काफी शौक लग रहा था। सीन में हमें दिखाया जाता है तांग अपना मेकअप रिमूव कर रहा होता है और वहीं इसके पास वो आदमी बैठा हुआ था जो स्टेज पर आकर इसे तंग कर रहा था। तांग को इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा था, इसलिए ये इसे भी मार देता है। दूसरी तरफ जांग घर वापस आता है तो ये देखता है कि आन सोफा पर ही लेटी हुई थी। ये देखकर जांग को अच्छा नहीं लगता। ये अपने सोल्जर से कहता है कि मुलिन का प्रिजन चेंज कर दो और वहाँ पर जितना भी स्टाफ है उसे भी चेंज करो, मुलिन का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद ये आन को अपनी बाहों में उठाता है और लाकर इसे इसके रूम में लेटा देता है। इसे बेड पर लेटाते हुए ये इसके काफी क्लोज आ जाता है। तभी आन की भी आंख खुल जाती है। ये फौरन जांग को पीछे करती है और पूछती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया। जांग कहता है कि मैंने सिर्फ ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे डैड को मरने नहीं दूंगा। इतना कहकर ये इसे गर्दन से पकड़ता है और उसके काफी क्लोज आ जाता है। इस पर आन इसकी गन निकाल कर इसे गन पॉइंट करती है और कहती है कि मेरे फादर को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें अभी यहीं मार दूंगी। जांग इसे कहता है कि ठीक है तुम मुझे यहीं पर मार दो, तुम्हारे डैड भी उसी वक्त मर जाएंगे। फिर ये इसकी गन को पकड़कर अपने दिल पर रखता है और कहता है कि इसी दिल को तोड़ा था तुमने, मैं मेरी मोहब्बत और तुम्हारी नफरत को कभी नहीं भूल सकता। इस पर आन इसके सामने एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मानती हूँ 5 साल पहले मेरी ही गलती थी, लेकिन इसका मेरे डैड से कुछ भी लेना देना नहीं। फिर ये इसके सामने खुद को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में बुलेट्स ही नहीं थी। ये देखकर जांग इसे कहता है कि लगता है कि तुम मुझसे उतनी नफरत नहीं करती जितना मैं सोचता था। मैं तुम्हारे डैड को जिंदा रखूंगा, उन्हें ये सब देखना पड़ेगा कि मैं उनकी बेटी को कैसे ह्यूमिलेट करता हूँ। नेक्स्ट डे जांग कमांडर जाओ के पास आता है। कमांडर जाओ ने इसे कुछ साल पहले ही अडॉप्ट किया था। ये आते ही इनसे पूछता है कि प्रिजन से मुलिन को आपने निकलवाया, तो ये इसे बताते हैं कि नानजिंग गवर्नमेंट के आदमी आए थे, वही मुलिन को अपने साथ लेकर गए हैं। तुम तो जानते ही हो मुलिन ने बहुत सी सिटीज में अपने क्राइम किए हैं। फिर ये जांग को कहते हैं कि तुम इस केस से पीछे हट जाओ, तो जांग इन्हें बताता है कि मेरा मुलिन के साथ कुछ पुराना हिसाब किताब है और फिर ये मेरा फैमिली मैटर भी है। इस पर जाओ से अपनी रिंग दिखाते हैं और बताते हैं कि ऐसी सिर्फ 3 रिंग्स बनाई गई थी जिन्हें जंग के बाद अपने स्टेट के साथ लॉयल रहने वाले लोगों को दिया गया था और उन 3 लोगों में से एक मैं भी हूँ। तुम मेरे अडॉप्टिव सन हो। फ्यूचर में जब टाइम आएगा
तो ये रिंग और इसकी पावर भी तुम्हें मिल जाएगी। ये बात सुनकर जांग मुस्कुराता है तो इसके डैड इसे कहते हैं, तुम ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारी मॉम की कैसे मौत हुई थी। तुम्हें किसी भी हाल में इस पोजीशन को बरकरार रखना है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुलिन को एक चर्च के अंदर बांध कर रखा गया था और उसे यहाँ पर जाओ ही टॉर्चर कर रहा था। एक्चुअली जाओ ने जांग से झूठ बोला था कि उसे नानजिंग की गवर्नमेंट के लोग लेकर गए हैं। एक्चुअली जाओ भी उस गोल्ड माइन के ही पीछे था, इसलिए इसने मुलिन को प्रिजन से निकलवाया। इनके टॉर्चर करने के बावजूद भी मुलिन अपना मुंह नहीं खोलता तो ये इसे धमकी देते हैं कि तुम भूलो मत कि तुम्हारी एक ब्यूटीफुल सी डॉटर भी है और वो इस वक्त मेरे ही मेंशन में है। तुम्हें ही डिसाइड करना है कि तुम्हें गोल्ड माइन प्यारी है या अपनी बेटी प्यारी है। इतना कह के ये दोबारा से अपनी रिंग को वेयर करते हैं तो मुलिन इनकी रिंग को बहुत गौर से देखता है। यहाँ आन अपने घर पर अपनी कुछ चीजों को टटोल रही थी। इसे यहाँ पर एक बुक मिलती है। जब ये इस बुक को ओपन करती है तो इसे सिटी बैंक का एक डिपॉजिट चेक मिलता है। इसे देखकर आन सोचने लग जाती है कि शायद इस डिपॉजिट बॉक्स में उस गोल्ड माइन का मैप होगा। यहाँ तांग भी अपना प्लान बना चुका था। ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाओ को मारने का ऑर्डर दे दो। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। बादल काफी काले हो चुके थे और तूफान भी काफी तेज हो गया था। जांग अपनी मोम की ग्रेव पर आता है और यहाँ आकर इसे पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, जिन्हें सोच सोच कर जांग काफी इमोशनल हो रहा था और इसे पुरानी यादें काफी हर्ट कर रही थी। आन हॉल में बैठी अकेली इंतजार कर रही होती है कि तभी इसके पास मेड आती है। ये आकर इसे इसका लेटर देती है। आन इस मेड से पूछती है कि आज मेंशन इतना खाली खाली क्यों है, तो ये इसे बताती है जब भी ऐसी ग्लूमी और थंडर वाली नाइट होती है तो जनरल हम सबको घर भेज देते हैं और खुद अकेले अपनी मॉम की ग्रेव वाले रूम में रहते हैं। इतना बताकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर आन इस लेटर को ओपन करके देखती है जो कि एक्चुअली चूमिन की तरफ से आया था। चूमिन वही लड़का था जिसके साथ हान के डैड इसकी शादी करवाना चाहते थे और लेटर में चूमिन में यही बताया था कि मेरी ब्रॉड की स्टडी कंप्लीट हो गई है और मैं जल्द ही वापस आने वाला हूँ। इसे रीड करके आन कुछ सोचने लग जाती है। फिर ये अपने रूम में जाने लगती है तो इसे जांग मिल जाता है। ये जांग को देखते ही लेटर को छुपा लेती है। इस पर जांग जबरदस्ती से ये छीनकर लेटर को रीड करता है और इसे रीड करते ही इसे इस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी मुझसे शादी हो चुकी है, इसके बाद भी तुम चूमिन के साथ राब्ते में क्यों हो। ये इसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जांग इसकी कोई बात नहीं सुनता और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। आन इसे मना करती है तो ये कहता है क्या तुम चूमिन से इतना प्यार करती हो। आन नहीं में आंस करती है। इस पर ये इसके साथ जबरदस्ती अपना प्यार बढ़ाने की कोशिश करता है तो आन इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है लेकिन जांग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ये इसे कहता है कि 5 साल पहले मैं बहुत गरीब था इसलिए तुम्हारे लिए अनवर्दी था, लेकिन अब मैं जनरल बन चुका हूँ तो तुम अब क्यों मुझे ठुकरा रही हो। इतना कहकर ये फिर से जबरदस्ती करने लग जाता है। आन इसे खुद को छुड़वाती है लेकिन जांग अपनी जिद से कहाँ बाज आने वाला था। ये इसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली के डेबिट्स को चुकाना है तो जरा अपनी औकात में वापस आओ। ये सुनते ही आन काफी शांत हो जाती है और जांग इसके साथ अपना प्यार बढ़ाने की जिद को लेकर पूरा करने लग जाता है। फिर हमें कुछ साल के पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूमिन आन के साथ इसके डैड के पास बैठा हुआ था। ये इसके डैड से बात करता है कि मैं आन का काफी अच्छे से ख्याल रखूंगा, अब इसे भी मेरे साथ अब्रॉड जाने दें। तभी यहाँ पर जांग आ जाता है और आन को अपने पास खींचकर कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। आन के डैड जांग का हाथ छोड़ने के लिए कहते हैं तो ये कहता है कि पहले तुमने मेरी मॉम को मर्डर किया और अब तुम आन को भी मुझसे दूर करना चाहते हो। मुलिन इसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम ने खुद सुसाइड की थी। फिर मुलिन के कहने पर कुछ लोग आकर इसे पकड़ लेते हैं और इसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जांग की हालत काफी खराब हो जाती है। ये आन से कहता है कि प्लीज तुम चूमिन के साथ शादी मत करना, लेकिन तब आन ने इसके मुंह पर ही इसे रिजेक्ट कर दिया था। जांग से कहता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ रहकर बिताओगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी मॉम का ये बटरफ्लाई नेकलेस भी दिया था। ये सुनते ही आन उस नेकलेस को चीप कहते हुए तोड़कर इसके सामने फेंक देती है। जांग ये सब कुछ देखकर काफी टूट जाता है और आन चूमिन के साथ चली जाती है। एक्चुअली जांग को जिंदा रखने के लिए आन ने अपने डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं आज के बाद जांग के करीब भी नहीं जाऊंगी, आप प्लीज इसे जिंदा छोड़ दीजिए। लेकिन आन का ये सैक्रिफाइस जांग को अभी तक पता ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में जांग मेंशन से बाहर आता है और आकर गाड़ी में बैठ जाता है तो उसका सोल्जर इसे बताता है कि स्टेज मास्टर आपसे मिलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ तांग ने फिर से एक और जासूस को पकड़ लिया था। एक्चुअली जांग को पता ही नहीं था कि ये जिसके पीछे अपने जासूसों को लगा रहा है वो तांग ही है। तांग इस जासूस से कहता है कि मेरा कुछ गुम हो चुका है, अगर तुम कुछ जानते हो तो मुझे बता दो। स्पाई कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। इस पर तांग से गले में एक धागा लपेट देता है और कहता है कि मुझे जाओ की लाइफ चाहिए और इतना कहकर ये स्पाई को भी मार देता है। इसके बाद ये अपने थिएटर में आता है तो यहाँ जांग भी इससे मिलने के लिए आता है। तांग पर्दे के पीछे खड़ा था।
जांग कहता है कि तुम्हारी वॉइस काफी फेमिलियर लग रही है। इस पर तांग इसे अपनी रियल फेस की आइडेंटिटी शो करवाता है, जिसे देखते ही जांग काफी इमोशनल हो गया था। एक्चुअली ये दोनों कुछ साल पहले ही फ्रेंड बने थे। जब इनके गाँव में भूख हड़ताल चल रही थी तब कुछ लोग रोड पर ब्रेड को उठा रहे होते हैं, लेकिन तांग को इनमें से ब्रेड नहीं मिलती। तब इसे जमीन पे एक गंदा सा टुकड़ा दिखाई देता है तो ये इसे उठाकर खाने लग जाता है। इसे खराब ब्रेड खाते हुए जांग देख लेता है और फिर इसे अपने से अच्छी वाली ब्रेड देता है और तभी से ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन गए थे। प्रेजेंट में जांग तांग से कहता है कि मैं तुम्हें पिछले काफी सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। तांग इसे देखकर काफी खुश था, कहता है कि तुम्हारी तरक्की के लिए मैं काफी खुश हूँ। इसके बाद ये दोनों सारी रात बैठकर ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे से अपनी लाइफ को लेकर काफी बातें शेयर भी करते हैं। तांग इसे अपनी लाइफ की स्ट्रगल के अबाउट बताता है और फिर आखिर में कहता है कि आज तुमसे दोबारा मिलकर मैं काफी खुश हूँ, इसलिए तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर ये इसके क्लोज आकर इसके कान में बताता है कि बैहुआ का चर्च काफी देर से बंद पड़ा हुआ है, हो सकता है कि मुलिन तुम्हें वहीं मिल जाए, क्योंकि मेरे लोगों की खबर कभी झूठी नहीं होती। जांग इसके मुंह से ये बात सुनकर काफी शौक होता है। जांग सीधा बैहुआ चर्च पहुँचता है जहाँ मुलिन को पकड़ कर रखा गया था। कुछ देर के बाद यहाँ पर जांग के डैड भी पहुँच जाते हैं। ये आते ही मुलिन को यहाँ देख कर प्रिटेंड करते हैं कि जैसे इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। ये जांग से पूछते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ये बताता है कि मुझे टिप मिली थी, इसलिए मैं इसे बचाने के लिए सीधा यहाँ चला आया। फिर ये इनसे कहता है कि ये जगह तो आपके ट्रेनिंग कैंप के बहुत क्लोज है, आपको पहले क्यों नहीं पता चला। इस पर ये एक्सक्यूज बनाते हुए कहते हैं कि मेरी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया लेकिन मुझे पता नहीं चला, इसलिए बेहतर यही है कि मुलिन को नानजिंग गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाए। जांग को इन पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए ये फिर से इनसे यही सवाल करता है क्या वाकई आपको ये सब कुछ पहले नहीं पता था। इस पर इसके डैडी से कहते हैं कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इस पर जांग इन्हें कहता है कि मैं बस एक बार ये केस सॉल्व कर दूं, फिर मैं आपको गोल्ड माइन दे दूंगा, लेकिन अब मुलिन को मैं ही अपने पास रखूंगा। अब गोल्ड माइन का नाम सुनते ही जांग के डैड खुश हो जाते हैं। जांग ने यहाँ पर एक बंदे को भी मारा था जो कि मुलिन का ख्याल रख रहा था। इससे इसकी पॉकेट से मुलिन और इसकी बेटी की तस्वीरें मिलती हैं, जिससे जांग को पता चलता है कि आन की जान को खतरा है। दूसरी तरफ आन ट्रेन में बैठे हुए अपने स्टूडियो की तरफ जा रही थी जहाँ ये बैठकर पेंटिंग्स बनाया करती थी। ये जांग के साथ अपना बिताया हुआ पास सोचते हुए वहीं सीट पर बैठे हुए सो जाती है। इतने में एक किलर इसके पास आता है। ये जैसे ही इसे मारने लगता है तो जांग आकर इसे सेव कर लेता है। किलर अपने नाइफ से जांग को भी कट लगा देता है जिस पर पॉइजन लगा हुआ था। जांग आन को बिना पता चले इस आदमी को मारकर यहीं साइड पर बिठा देता है और फिर खुद इसके पास बैठ जाता है। इसे यूँ सोया हुआ देखकर जांग को इस पर बहुत प्यार आता है। कुछ ही देर में आन की आंख खुल जाती है और जांग को अपने पास बैठा हुआ देखकर इसे पास्ट याद आता है कि पहले भी ये दोनों ट्रेन में ऐसे ही सफर किया करते थे और दोनों काफी खुश रहते थे। ये याद आने पर आन उठकर जाने लगती है तो जांग इसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। फिर ये इसे बताता है कि मामला काफी खराब हो चुके हैं, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। आन कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी है। इसके बाद ये दोनों ट्रेन से उतरकर स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं। तब इन्हें रास्ते में एक बच्ची मिलती है। ये इन्हें फ्लावर्स बाय करने का कहती है। इस पर जांग इसे ज्यादा अमाउंट देता है। ये बच्ची इतने अमाउंट देकर कहती है कि मेरे पास तो आपको बकाया देने के लिए पैसे ही नहीं है। इस पर जांग इसे एक और डॉलर देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है और इससे सारे फ्लावर बाय कर लेता है। बच्ची ये देखकर काफी खुश हो जाती है। आन इसे इतना काइंड देखकर काफी शौक थी। फिर जांग इसे ये सारे फ्लावर्स दे देता है। इसके बाद ये दोनों आन के स्टूडियो में आ जाते हैं। यहाँ आते ही आन सबसे पहले जांग की बनाई हुई पेंटिंग्स का रुख बदलती है ताकि जांग ये देख न सके। जांग जब अंदर आकर इसका स्टूडियो देखता है तो इसे ये स्टूडियो काफी अच्छा लगता है। जांग इन पेंटिंग्स को देखने के लिए कहता है तो आन कहती है कि तुम किसी की भी बनाई हुई पेंटिंग्स ऐसे ही नहीं देख सकते। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए भी पोर्ट्रेट बना कर दूंगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें मुझे मेरे डैड से मिलवाना होगा। इस पर जांग बिना कुछ कहे इसके सामने चेयर लेकर बैठ जाता है और आन इसका पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही देर में जांग की तबीयत बिगड़ने लगती है और ये वहीं बैठा बैठा अनकॉन्शियस हो जाता है। आन इसे देखकर फौरन इसके पास आती है तो इसे चेक करते हुए इसे पता चलता है कि जांग के पेट पर काफी गहरा जख्म है। ये जल्दी से इसके वुंड को साफ करने लग जाती है। काफी देर गुजरने के बाद जांग का सोल्जर यहाँ आता है और आकर आन को बताता है कि आपने जो रिजल्ट्स करवाने के लिए कहा था उसमें पता चला है कि इनके जख्म के ऊपर स्नेक्स का वेनम मिला है। इस पर आन से पूछती है कि जांग को ये जख्म मिला कब था तो सोल्जर इन्हें बताता है कि तकरीबन 2 घंटे पहले ही इन्हें ये जख्म मिला है। एक्चुअली ट्रेन पर एक असैसिन किलर आपको मारने के लिए आया था, तभी जांग ने टाइम पर पहुंचकर आपकी जान बचाई। उसके साथ लड़ाई करने के दौरान इन्हें ये जख्म मिला था। आन ये सारा वाक्य सुनकर काफी वरीड हो जाती है। फिर ये सोल्जर से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर किसी डॉक्टर को लेकर आओ। यहाँ तांग अपने घर पर काफी खुश हो रहा था।
तभी शाओ आकर बताती है, हमने जो अपने किलर को स्नेक वेनम दिया था उसका एंटीडोट सिर्फ वो ड्रग डीलर ही बना सकता है। एक्चुअली तांग ने ही आन को मरवाने के लिए उसे सेशन को भेजा था। ये सुनते ही तांग और भी ज्यादा खुश हो जाता है। जांग का काफी अच्छे से ख्याल कर रही होती है और फिर इसके चेहरे की तरफ देखकर सोचती है कि मैं जानती हूँ तुमने इन सालों में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इन सालों में मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं पाई। कुछ ही देर में सोल्जर एक डॉक्टर को लेकर यहाँ आ जाता है और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चू ही था। आने से देखते ही शौक हो जाती है और चू इसे देखकर खुश हो जाता है। यहाँ हमें तांग का सीन दिखाया जाता है जिसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि आन को बचाने के चक्कर में जांग को वो पॉइजन मिल चुका है। ये शाओ से कहता है कि 3 घंटे गुजर चुके हैं, मुझे किस टाइम पर जांग को बचाना चाहिए ताकि वो मेरा थैंकफुल हो जाए। यहाँ चू ने जांग को एक इंजेक्शन दिया था। फिर ये आन से कहता है कि तुमने इसके वुंड स्टिच करके काफी अच्छा काम किया। अब कुछ ही देर में जांग को भी होश आ जाती है। ये जैसे ही आंखें खोलकर देखता है तो चू आन के फेस को टच कर रहा था। ये देखते ही आन को साइड पर खींच लेता है। अब चू जांग को देखकर कहता है कि तुम वही लड़के हो जो हमेशा ट्रबल पैदा किया करते थे। जांग को इसे देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर ये कहता है कि आन का स्टूडियो काफी एलिगेंट है और ये जगह तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए नहीं। इस पर जांग इसे जवाब देता है कि आन मेरी वाइफ है और उसका स्टूडियो मेरा स्टूडियो है। फिर आन जांग को बताती है कि मिस्टर चू ने ही तुम्हें सेव किया है। जांग को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर चू इसे कहता है कि अगर तुमने आन से शादी कर ही ली है तो इसका जरा अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद ये आन को कहता है कि मैं तुमसे बाद में राब्ता करूंगा। आन भी फौरन से हाँ कह देती है और सोल्जर डॉक्टर को लेकर यहाँ से चला जाता है। जांग फौरन से आन को अपने ऊपर बिठाता है और इसे कहता है कि तुम हाँ क्यों कह रही हो। मोमेंट काफी रोमांटिक हो जाता है और दोनों काफी क्लोज आ गए थे। अभी जांग इसे देख ही रहा था कि तभी ये फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है और आन जब इसकी हालत देखती है तो इसे पता चलता है कि इसे फिर से बुखार चढ़ रहा है। दूसरी तरफ तांग के सामने वो ड्रग डीलर था जिसने प्रॉमिस किया था कि सिटी में मेरे अलावा कोई भी एंटीडोट नहीं बना सकता। तांग को ये खबर मिल चुकी थी कि जांग के लिए एंटीडोट बन चुका है और उसकी जान को सिक्योर भी कर लिया गया है। ये काफी गुस्सा था। ड्रग डीलर इससे माफिया मांगता है लेकिन तांग इसे बेरहमी से मारने के लिए कह देता है तो शाओ फौरन इसे मार देती है। इसके बाद ये शाओ को ऑर्डर करता है कि कुछ और लोगों को ढूंढो, हम जनरल को किसी और तरीके से मारेंगे। यहाँ आन जांग को मेंशन में लेकर आ चुकी थी और तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से जांग नींद में आन का नाम चिल्ला रहा था। इस पर आन फौरन इसे दिलासा देती है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आन की सारी रात जांग का ख्याल रखते हुए गुजरती है और अर्ली मॉर्निंग में जांग को जब होश आता है तो ये देखता है कि आन इसके बेड के पास ही सोई हुई है। आन को ऐसे देखकर जांग को अपना पुराना टाइम याद आता है। तभी आन की आंख खुल जाती है तो जांग फिर से सोने का प्रिटेंड करता है। आन इसके फेस को टच करके देखती है तो इसे पता चलता है इसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। नेक्स्ट सीन में जान एक एनवेलप रेडी करता है और अपने सोल्जर को देकर भेज देता है। तभी आन यहाँ कुछ स्वीट्स बना कर लाती है जो कि जांग की फेवरेट हुआ करती थी। इन्हें देखते ही इसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये अभी तक याद है। इस पर आन इसे कहती है तुम हमेशा सिक होने पर यही खाया करते थे, मैंने सेम वैसा ही बनाया है जैसा तुम्हें पसंद था। फिर जांग इसके सामने जानबूझकर एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं तो एक पेशेंट हूँ, तुम्हें मुझे खुद ही खिलाना पड़ेगा। इस पर आन भी एग्री कर जाती है और फिर अपने हाथों से जांग को खिलाती है। इस मोमेंट पर दोनों को अपना पास्ट याद आता है और दोनों की फीलिंग्स बिल्कुल सेम थी। इसके बाद जांग आन को बताता है कि तुम सोल्जर के साथ जाओगी। आन इसे पूछती है कि कहाँ जाना है तो ये बताता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाया जा रहा है। ये सुनते ही आन शॉक हो जाती है। आन अपने डैड से मिलने के लिए आती है। इनकी ये हालत देखकर ये फौरन पूछती है कि क्या आपकी ये हालत जांग ने की। तो इसका डैड इसे बताता है कि नहीं, जांग ने तो मुझे बचाया है। इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब हैं और मुझे फंसाने के लिए एक ली यांग नाम का एक आदमी है जिसने मुझे किडनैप करवाया था। इस पर आन अपने डैड को बताती है कि मैं यांग को जल्दी ही ढूंढ लूंगी और चू भी वापस आ चुका है तो वो भी हमारी हेल्प करेगा। फिर मुलिन आन से पूछता है कि जांग तुम्हें तंग तो नहीं करता। तो ये बताती है कि वो मुझे कुछ नहीं कहता, बस उसे वो गोल्ड माइन चाहिए। ये सुनते ही मुलिन कहने लग जाता है कि तुम दोनों बहन भाई हो, तुम दोनों शादी कैसे कर सकते हो। इस पर आन फौरन अपने डैड से पूछती है क्या जांग की मॉम की डेथ के पीछे आपका कोई कनेक्शन है। तो मुलिन इसे कहता है कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं था, उसने सुसाइड की लेकिन मरने से पहले उसने हमारे खानदान का नाम डुबो दिया था। दूसरी तरफ जांग अपने फ्रेंड तांग से मिलने के लिए आता है। तांग ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था और जांग इसे इस ड्रेस में देखकर काफी खुश होता है। ये आकर सबसे पहली वाली सीट पर बैठता है और इसकी परफॉर्मेंस को चुपचाप देखता रहता है। तांग भी इसे यहाँ देखकर काफी खुश हो रहा था। फिर ये इसके लिए गाना गाता है और गाना गाते हुए इसके जज्बात बाहर आ रहे थे, जिससे ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि तांग गे होने की वजह से जांग को पसंद करता था, लेकिन जांग को ये बात पता ही नहीं थी। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ जांग के घर पहुंचे हुए थे। आन जैसे ही घर वापस आती है तो जाओ इसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जाओ को फोस्टर डैड हूँ और मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। इसके बाद सीन सीधा रात पर शिफ्ट होता है। जांग जैसे ही घर आता है ये काफी ड्रंक था। इसे गार्डन में आन बेहोश हुई मिलती है। ये
ये जल्दी से आकर इसे अपनी बाहों में लेता है। आन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जांग ये सब देखकर काफी शौक और गुस्से में था। ये अपने सोल्जर से पता करने के लिए कहता है तो वो इसे बताता है कि घर के मेड ने बताया मिस्टर जाओ यहाँ आए थे, उन्होंने ही इसकी ये हालत की है। एक्चुअली वैसे गोल्ड माइन के अबाउट पूछने आए थे। जांग फौरन मिस्टर जाओ के पास पहुंच जाता है और गुस्से से इसे कहता है कि आन मेरी वाइफ है और जो भी उसे हाथ लगाएगा वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, फिर चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। जाओ बहुत रिलैक्स बैठा हुआ था। ये से कहता है तुम एक ऐसी औरत के लिए मुझसे झगड़ा मोल ले रहे हो जिसने ऑलमोस्ट तुम्हें मरवा ही दिया था। इस पर जांग इसे काफी गुस्से से वार्निंग देता है अगर तुम्हें गोल्ड माइन चाहिए तो उसे हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन आइंदा आन को हाथ लगाने का सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और जांग को इस पर काफी गुस्सा आता है। अब जाहिर बात है कि इसे गोल्ड माइन चाहिए, इसलिए अभी इसे कुछ कह नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में जांग घर आता है तो आन अपने वुंड्स पर ऑर्नामेंट लगा रही थी। ये देखकर जांग इसे ऑर्नामेंट लेता है और खुद इसके वुंड्स पर लगाना शुरू कर देता है। आन को ये सब देखकर काफी अच्छा लग रहा था। फिर ये इससे पूछती है क्या मिस्टर जाओ तुम्हारे साथ भी ऐसा बिहेव करते हैं? तो जांग इसे बात घुमाकर जवाब देता है कि मैं हमेशा की तरह लकी रहा। जब उसे मेरी कदर हुई तो उसने मुझे ट्रेन कर लिया और फिर अपना बेटा बना लिया, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ, उसका जैसे ही मुझसे मतलब पूरा हो जाएगा वो मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। आन को ये सब सुनकर फील होता है जांग ने इतने सालों में बहुत कुछ सफर किया है। फिर ये से पूछती है क्या तुम ली यांग के नाम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मेरी हेल्प करोगे? मेरे डैड ने बताया था कि उन्हें किडनैप करवाने के लिए इस आदमी ने ही ये काम किया था। जांग कहता है कि मैं ऑलरेडी इस बंदे की इन्वेस्टिगेशन में लगा हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। आन अपने रूम में सो रही होती है और जांग यहाँ इसका ख्याल रख रहा था। अब सारी रात इसकी केयर करने के बाद जांग अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी सोल्जर आता है और जांग को देखकर कहता है कि आप कुछ दिनों से अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे। जांग कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम तांग के जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब के अबाउट मुझे रिपोर्ट करते रहना। इस पर सोल्जर इसे बताता है कि जो असैसन मिस आन को मारने के लिए आया था और जिस ली यांग की आप बात कर रहे थे, उस आदमी ने शहर से सभी एंटीडोट्स को गायब करवाया था, लेकिन जब तक हमने ली यांग को ढूंढा वो हमें मरा हुआ मिला। इस पर जांग कहता है कि उसका जरूर मेरे फोस्टर डैड से कुछ लेना देना होगा, तुम बस इस लीड को फॉलो करते रहो। नेक्स्ट डे आन फ्रेश होकर अपने रूम से निकलती है कि तभी ये सोल्जर के हाथ में कुछ जैकेट्स को देखती है। ये इसे पूछती है कि तुम लॉन्ड्री क्यों लेकर जा रहे हो? तो ये बताता है कि ये लॉन्ड्री नहीं है, एक्चुअली मिस्टर जांग कुछ कपड़ों को अपनी फैक्ट्री में तैयार करवाते हैं ताकि वो उन लोगों को दे सकें जो इतनी सर्दी में इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आन ये सब सुनकर शौक भी होती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या जांग आज भी पहले जैसा ही है, क्या वो पत्थर दिल होने का सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसके बाद आन सीधा जांग के पास आती है जो हॉल में बैठा हुआ था। ये आते ही इसे थैंक्स करती है कि तुमने इन दिनों मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखा है। फिर ये इसके पास बैठ जाती है और इसे बताती है मैं एक कॉटन मिल के ओनर को जानती हूँ जो काफी सालों से मेरे डैड के साथ बिजनेस कर रहा है। वो काफी ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी है, अगर तुम्हें कभी उसकी जरूरत पड़े तो तुम उससे राब्ता जरूर कर लेना। जांग विजिटिंग कार्ड देखता है और आन को सीधा ऑफर करता है कि कल मेरी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, तुम भी मेरे साथ इस मीटिंग को ज्वाइन करोगी। ये इसे रीजन पूछती है तो ये बताता है मैं कॉमर्स यूनियन मेंबर बनने वाला हूँ। इस पर आन कहती है कि ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर मेरे फादर के केस को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करूंगी। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ तांग भी आ जाता है। ये देखता है कि जांग आन के काफी क्लोज है और ये इसके साथ खुश भी लग रहा है। ये आन के फोरहेड पर किस करता है तो तांग को ये देखकर काफी जेलसी फील होती है। फिर ये जांग को आवाज मारता है। जांग इसे देखते ही काफी खुश हो जाता है। फिर ये आन को देखता है तो जांग से कहता है कि ये जरूर तुम्हारी वाइफ होगी। आन इसे वेलकम करने के लिए इसके साथ हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो तांग इसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम गवर्नर की लेडी हो और मैं एक मामूली आदमी, तुमसे हाथ मिलाकर मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद जांग आन से कहता है कि तुम अभी के लिए यहाँ से चली जाओ, मुझे तांग से कुछ बातें डिस्कस करनी है। इसके जाने के बाद जांग तांग से कहता है कि मैं तुम्हारे थिएटर के बारे में भूल ही गया था, मैं उसे आजकल में ही अनसील करवा दूंगा। तांग इससे कहता है कि उसे ओपन करवाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मुझे कुछ दिनों के लिए तो रिलैक्सेशन मिली है, तुम मेरे बारे में फिक्र मत करो, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं तुमसे कह दूंगा। जांग इसे बहुत पोलाइटली ट्रीट करता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जांग और तांग दोनों सीढ़ियों में बैठे बातें कर रहे होते हैं। इन लोगों ने काफी ड्रिंक भी कर रखी थी। तांग को जांग का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर तांग जांग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इसे अपनी झूठी कहानियां सुनाता है कि इसे बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, इसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। जांग इसकी बातें सुनकर इसके लिए सैड फील करता है और बातें करते करते इसकी झोली में ही सर रख कर सो जाता है। नेक्स्ट जांग और आन दोनों कुछ मीडिया पर्सन के सामने बैठे होते हैं। एक लेडी इसे सवाल करती है कि हमने सुना था कि आपको कुछ मैरिटल इश्यूज हैं, क्या ये बात सच है? इस पर जांग इन्हें बताता है कि ये ऐसे रूमर्स हैं जिनकी कोई भी निशानी
निशानदही नहीं कर सकता। वैसे भी मैं और आन, हम दोनों अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार हैं और इसकी मदद से हम दुनिया में जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। आन भी इसकी पूरी बातों में हाँ से हाँ मिलाती है। फिर इनसे अगला सवाल किया जाता है कि हमें पता चला था कि आप एक टाइम पर दोनों बहन भाई थे और आपने मिस आन से शादी करने के लिए इनके डैड को फंसाया ताकि आप इनकी फैमिली के एसेट्स पर कब्जा कर सकें। क्या ये बात सच है? इस पर जांग सबके सामने आन को हक करता है और इसे कहता है कि बेटर होगा अगर इसका आंस तुम इन्हें दो। ऐसा सी आवाज में जांग से कहती है कि तुमने ही इन्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए तुम ही इन्हें डील करोगे। इसके बाद आन इन सब लोगों को आंस करती है, हम दोनों रियल सिबलिंग्स नहीं हैं, हम दोनों की मदर्स अलग अलग हैं। वैसे भी जांग के लिए मेरा प्यार कभी बदला ही नहीं, जितना मैं आज से 5 साल पहले किया करती थी, आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर से इन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सेम होती हैं। इसके बाद जांग सब लोगों के सामने आन को किस करता है। हम देखते हैं कि चू घर पर आन से मिलने के लिए आता है। ये इसके लिए एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस भी लेकर आया था। चू आन को ये नेकलेस अपने पास रखने के लिए कहता है। तभी इन्हें जांग भी देख लेता है और चू से कहता है कि मेरी वाइफ के पास उसकी फेवरेट ज्वेलरी पहले से ही मौजूद है, अपने ये तोहफे जाकर किसी और में बांटो। इस पर चू इसे आंस करता है, मैं और आन बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, हमारी तो बुक्स भी काफी फेवरेट हुआ करती थी। फिर ये जांग के सामने इसकी फेवरेट बुक इसे गिफ्ट करता है। आन ये बुक देखते ही खुश हो जाती है। जब आन ने जांग की जान बचाने के लिए इसे छोड़ा था तो मजबूरी में ये कहा था कि मैं अपनी सारी जिंदगी चू के साथ ही बिताना चाहती हूँ। याद आने पर ये बुक को गुस्से से छीन लेता है और चू से कहता है अब आन की किस्मत मेरे साथ जुड़ चुकी है। और फिर जानबूझकर ये चू के सामने आन को जबरदस्ती किस करता है। आन बड़ी मुश्किल खुद को इससे छुड़वाती है तो चू इसे कहता है कि तुम बहुत ही बेशर्म हो, ये तुम्हारी बहन हुआ करती थी। इस पर जांग इसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और कहता है कि अब ये मेरी वाइफ बन चुकी है। फिर सोल्जर आकर चू को कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। चू को ये सब कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है और फिर ये चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके जाते ही आन इसे कहती है कि तुम हमेशा दूसरों के सामने मुझे ह्यूमिलेट क्यों करते रहते हो। जांग को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर कहता है कि क्या तुम्हें ये सब ह्यूमिलेशन लगता है। फिर ये सोल्जर से कहता है कि घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो और मिस वैन को इनविटेशन भेजो कि मैंने उसे चाय पर बुलाया है। आन कहती है कि मैं मेड की जगह काम क्यों करूंगी। तो ये कहता है कि तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम चाहती हो कि जेल में तुम्हारे डैड को कोई तकलीफ न पहुंचे। नेक्स्ट सीन में एक खूबसूरत सी लड़की जांग के पास आती है। इसका नाम वैन है। वैन जब आन को देखती है तो इसकी नजरों से साफ झलकता है कि ये आन को बहुत ही डाउन समझ रही है। आन अब यहाँ से जाने लगती है तो जांग इसे जानबूझकर रोककर कहता है कि मुझे टी सर्व करो। अब कोई और चारा ना होते हुए आन को इसे टी सर्व करनी पड़ती है। वैन जांग से पूछती है कि ये लेडी कौन है तो जांग वैन से कहता है कि ये कोई खास नहीं। फिर वैन जांग से कहती है कि तुमसे मिलने के लिए मैंने ये ड्रेस स्पेशल ट्रेलर से सिलवाया था, तो तुम देखकर बताओ ये मुझ पर कैसा लग रहा है। जांग आन को जेलस फील करवाने के लिए वैन से कहता है कि ये तुम पे बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। एक्चुअली चू को देखकर जांग को बहुत जेलसी होती थी, इसी वजह से ये सेम जेलसी आन को भी फील करवाना चाहता था। वैन भी जांग का पूरी तरह से साथ दे रही थी। ये कहते हैं कि तुम्हारे सर्वेंट का कोट काफी अच्छा लग रहा है। जांग फौरन आन को उतार कर देने के लिए कहता है। ये सुनकर आन बहुत हर्ट होती है लेकिन मजबूरी में से ये उतार कर देना पड़ता है। वैन ये कोट हाथ में लेते ही कहती है कि दिखने में तो उतना भी खास नहीं लग रहा। तो आन गुस्से में इससे कोट वापस छीनती है और कहती है कि कपड़े पहनने वाला खास होता है, कपड़ा खास नहीं होता। इसके बाद आन यहाँ से जाने लगती है तो जांग इसे रोक लेता है। तो ये कहती है कि तुम्हें इससे भी घटिया तरीका ढूंढना होगा ताकि तुम मुझे अच्छे से इंसल्ट कर सको। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। आन को हर्ट करने के बाद जांग खुद भी हर्ट होता है। अब रात में जांग बुक लेकर वापस आता है और आन को देते हुए कहता है कि इसे तुम रख सकती हो, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब ये पलट कर देखता है तो आन सोई हुई थी। इस पर जांग इसे फौरन ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और फिर इसके फोरहेड पर एक किस भी करता है। जब ये यहाँ से चला जाता है तो आन फौरन से अपनी आंखें खोलकर देखती है। इसके हाथ में वही पेंडेंट था जो इसने 5 साल पहले उसके सामने तोड़कर फेंक दिया था, लेकिन तब जांग ने पिक नहीं किया था और बाद में आकर आन ने उसे उठा लिया था। फिर ये जब उठकर उस बुक को अपने सराहने देखती है तो इसे फील होता है कि जांग इससे प्यार बहुत करता है, लेकिन वो इसे लेकर इनसिक्योर भी बहुत है। ये सब सोचने के बाद ये चू को कॉल करती है और उसे कहती है कि कल हम स्टूडियो में मिलेंगे। दूसरी तरफ सोल्जर आकर जांग को एक की देता है। ये की देखते ही जांग कहता है तांग को हमेशा से अपना घर चाहिए था, फाइनली अब मैं उसे घर प्रोवाइड कर सकूंगा। नेक्स्ट जांग सीधा तांग के पास आता है और आते ही इसे न्यू घर की एक चाबी देता है। इस पर तांग इसका थैंक्स करता है। फिर जांग के कहने पर इन दोनों के फोटो बनाई जाती है जो इनके लिए मेमोरेबल थी। इसके बाद जांग तांग को बताता है कि आज आन की बर्थडे है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ये जाने लगता है तो तांग इसे रोक कर बताता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनते ही जांग फौरन से भागता है और सीधा स्टूडियो में आन के पास आ जाता है, लेकिन आन इसे
इसे बिना देखे ही कह देती है कि चू मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम तो टाइम से भी पहले आ गए। ये सुनते ही जांग का मूड स्पॉइल हो जाता है और जब ये आन के पास आता है तो आन इसे यहाँ देखकर शौक हो जाती है। जांग कहता है कि तुम मुझे हर्ट करने की कोई कसर नहीं छोड़ती। इतना कहकर ये इसे जबरदस्ती उठाकर टेबल पर बिठाता है और फिर अपने कपड़े उतारता है। इतने में चू भी दरवाजे पर आ चुका था। ये डोर को नॉक करता है। अंदर जांग आन के साथ फिर से जबरदस्ती कर रहा था। चू की आवाजें सुनकर जांग जानबूझकर कुछ चीजों को टेबल से नीचे गिराता है और फिर जानबूझकर आन को फोर्स करता है। आन इसे कहना शुरू कर देती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। जांग इसे कहता है कि तुम्हारी शादी एक जनरल से हुई है, न कि तुम्हारे पुराने भाई जांग से। इसके बाद जांग एक फ्लावर को अपने हाथों से तोड़ता है, जिसके कांटे लगने से इसके हाथों से खून निकलने लग जाता है और फिर अपनी गन निकाल कर चू की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है अब तुम क्या चाहती हो। अब आन काफी मजबूर हो चुकी थी, इसलिए जांग के साथ प्यार करने का नाटक करने लग जाती है। जांग इसके कान में कहता है कि उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। आन फौरन चू को कह देती है कि मैं भी थोड़ी सी मसरूफ हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी। इसके इतना कहते ही जांग फिर से जबरदस्ती करने लग जाता है और चू ये सब देख लेता है। ये देखने पर चू काफी हर्ट हो चुका था और ये चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तांग जांग की दी हुई न्यू घर की कीज को देखकर कह रहा होता है कि तुमसे डील करना काफी मुश्किल होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मारूं या जिंदा रखूं। फिर ये अपने सामने रखी हुई एक लकड़ी की लेग को देखता है। एक्चुअली तांग की एक टांग लकड़ी की थी। सोचते हुए तांग ये बात कहता है कि मेरी टांग तुम्हारी वजह से टूटी थी, तुम्हें क्या लगता है ये घर मेरी टांग की जगह को रिप्लेस कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में जांग सीधा जेल में आता है जहाँ मुलिन को बंद करके रखा था। ये आते ही इसे पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। मुलिन फौरन इसे आंस करता है कि तुम चाहे जितनी बार मर्जी पूछ लो, मेरा जवाब सेम रहेगा। मेरा तुम्हारी मॉम की डेथ के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। तुम्हारी मॉम ने मेरा गोल्डन मैप चुराया था, मैंने तो सिर्फ उसे रूम में बंद ही किया था, उसने खुद ही खुद की जान ले ली। इतना कहने के बाद मुलिन से कहने लग जाता है कि तुम दोनों बहन भाई थे, तुम शादी कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं। जांग इसे गुस्से से कहता है कि अगर मुझे रेपुटेशन की पड़ी होती तो मैं अपनी ही बहन के साथ शादी क्यों करता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुलिन सीधा आन के पास आता है। आन इसे फ्री देखकर खुश हो जाती है। मुलिन अपनी बेटी को बताता है कि जांग ने उस आदमी को ढूंढ लिया जिसने मुझे फंसाया था, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। अब आन अपने डैड को चेयर पर बिठाती है तो ये बैठते ही इसे कहने लग जाते हैं कि तुम जांग से अपना हर रिलेशन खत्म कर दो, हम ये शहर छोड़ देंगे। आन भी अपने डैड को आंस करती है, मुझे इस रिलेशन को लेकर कोई भी पछतावा नहीं। तो मुलिन इसकी बात मान जाता है। इसके बाद मुलिन आन को इसकी बर्थडे विश करता है। तभी यहाँ पर चू भी आ जाता है। ये आते ही मुलिन को एक वाइन की बोतल गिफ्ट करता है और फिर मुलिन इनसे कहता है मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। इसके जाने के बाद चू आन को भी इसकी बर्थडे के लिए गिफ्ट देता है। आन भी खुशी खुशी ये गिफ्ट ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ मौसम काफी खराब हो चुका था और बिजली भी जोरों शोरों से कड़क रही थी। यहाँ जांग अपने मेंशन में बैठे हुए अपना और आन का मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था। एक्चुअली ये अपनी मॉम की ग्रेव रूम में बैठा हुआ था और इन्हीं से बातें भी कर रहा था। इसके बाद ये दूसरे रूम में काफी सारे फ्लावर्स को लाकर रखता है और कैंडल्स को जलाने के बाद ये आन को प्रपोज करने के लिए प्रिपरेशन करने लग जाता है। काफी देर गुजरने के बाद ये अपने सोल्जर से पूछता है कि आन अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो ये बताता है कि उसके डैड ने उसके लिए डिनर पार्टी रखी है और चू भी वहाँ पर मौजूद है। आन ये सुनकर काफी नर्वस हो जाता है। जांग ये सुनकर काफी सैड हो जाता है। तांग अपने लोगों के साथ कहीं जा रहा होता है कि तभी इसे कुछ लोकल गुंडे आकर घेर लेते हैं। ये देखते इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई होने लग जाती है और ये दोनों बेरहमी से एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। लेकिन बहुत जल्द तांग के लोग इन लोगों को मार देते हैं। तांग इनमें से एक आदमी को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों को जाओ ने भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं, हर बार की तरह मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर ये इस आदमी को मार देता है। नेक्स्ट सीन में जांग तांग को लेकर इसके न्यू घर में आता है। ये घर दिखने में काफी खूबसूरत था। जांग कहता है कि आज के बाद ये घर तुम्हारा हुआ। तांग ये घर देखकर काफी खुश होता है और जांग का स्पेशल थैंक्स करता है। इसके बाद ये दोनों बातें करने के लिए सोफा पर बैठ जाते हैं। सामने टेबल पर कुछ बॉक्स पड़े हुए थे। तांग देखते ही पूछता है कि इनमें क्या है, तो जांग फौरन से इन्हें ओपन करके दिखाता है और बताता है कि मैंने हर साल तुम्हारे लिए कुछ नए शूज लिए थे जो तुम्हें दे नहीं पाया। एक्चुअली कुछ साल पहले जब तांग जांग को मिला था तो इसकी हालत काफी खराब थी, इवन कि इसका जूता भी काफी खराब हो चुका था। तब जांग ने इसके पाँव से इसका खराब जूता उतार कर इसे अपना जूता पहनाया था और तब से जांग हर साल इसके लिए नए जूते लिया करता था। तांग ये सब देखकर काफी शौक होता है क्योंकि इसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि जांग इतनी पावर मिलने के बाद भी सेम वैसा ही है। अब जांग इसके पाँव में एक जूता पहनाने के लिए जिद करने लग जाता है तो तांग इसे मना करने लग जाता है क्योंकि ये नहीं चाहता था कि जांग को पता चले कि इसकी एक टांग नकली है। लेकिन जांग जबरदस्ती इसके पाँव में जूता पहनाता है। तभी इसे रियलाइज होता है और ये फौरन से कपड़ा उठाकर देखता है तो इसे पता चलता है कि तांग की एक टांग तो नकली है। ये देखकर जांग काफी हर्ट हो जाता है और रोने लग जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी मुश्किलात से निकल कर आए हो। ये से कहता है कि मुझे बताओ तुम्हारे साथ ये किसने किया,
मैं अभी उसे ढूंढकर मार दूंगा। लेकिन तांग इसे बताने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो सब छोड़ो, आज से मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद जांग घर वापस आता है। आन अपने रूम में अपने ड्रेस की सिप लगा रही थी। इस पर जांग आकर इसकी हेल्प करता है। आन इसे अपने डैड के लिए भी थैंक्स करती है। ये इसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और कहता है कि तुम मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। इस पर आन इसे कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर तुम्हारा मूड कब स्विंग होता है पता ही नहीं चलता। जांग इसके काफी क्लोज आ जाता है और इसे कहता है कि ये सब पता करने के लिए तुम्हें मेरे दिल में उतरना होगा। इस पर आन इसके चेहरे की तरफ देखने लग जाती है। इतने में सोल्जर आकर जांग को बताता है हमारे रेफ्यूजीज के कैंप पर आग लगा दी गई है। ये सब सुनते ही जांग और आन दोनों जल्दी से रेफ्यूजीज के कैंप पर पहुंचते हैं। यहाँ पर काफी सारे रेफ्यूजीज को कवर किया जा चुका था। जांग आन से कहता है कि तुम्हें इन सब लोगों की मेडिसिन का ख्याल रखना होगा। इतने में यहाँ चू और वैन भी पहुँच जाते हैं। ये आते ही जांग को कहता है इस सारी कंडीशन के चलते हुए तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। आन इन दोनों को इकट्ठा देखकर शौक हो जाती है तो वैन इसे बताती है कि चू मेरा क्लासमेट रह चुका है। अब चू जाकर बाकी जख्मी रेफ्यूजीज को चेक करने लग जाता है। वैन और आन भी इन लोगों की बैंडेज करने लग जाती हैं। तभी वैन आन को बताती है कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था वो बिल्कुल सही था। जनरल तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाए। लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझसे तुम्हें जेलस करने के लिए हेल्प मांगी थी। तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। रियलिटी पता चलने पर आन खुश हो जाती है और इन दोनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। आन वैन से पूछती है तुम चू के साथ कितनी देर से हो, तो ये बताती है कि वो मैटर नहीं करता, आज नहीं तो कल चू मेरा हो जाएगा। आन ये बात सुनकर खुश हो जाती है। कुछ देर के बाद सोल्जर आता है और जांग को बताता है कि हमारे पास जितना भी खाना और मेडिसिन थी वो सभी खत्म हो चुकी हैं और यहाँ तो और भी नए रेफ्यूजीज आ रहे हैं। हमारे पास उनके लिए खाना और सप्लाईज काफी कम पड़ती जा रही हैं। इस पर जांग इसे कहता है उन सबको सोल्जर्स के ट्रेनिंग कैंप में रखो और फिलहाल के लिए मेरे मेंशंस के बजट में से अपनी चीजें निकालो। वहीं बैठा चू भी इसकी सारी बातें सुन रहा था। जांग सोल्जर से पानी की बोतल लेता है और फिर पीने के लिए चू को देता है। पानी पीने के बाद चू इसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि तुम सब ये भलाई का काम काफी चुपके कर रहे हो। इस पर जांग इसे कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने का मैं याद रखूंगा और एक दिन तुम्हें जरूर इसका बदला लौटाऊंगा। अब जांग यहाँ से जाने लगता है तो चू से रोक कर बताता है कि 5 साल पहले जब आन के डैड को तुम दोनों के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे तुम्हें आन से दूर रखने के लिए कहा था। लेकिन आन को ये बात पता थी कि अगर वो तुमसे उस वक्त दूर ना होती तो तुम्हें आन के डैड ने मरवा देना था। आन ने बाद में मेरे सामने कन्फेस किया था कि वो भी तुम्हारे बिना किसी और के साथ कभी शादी नहीं करेगी। तब जाकर मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं लव में तुम्हारा कभी राइवल बन ही नहीं सकता। जांग को जब ये हकीकत पता चलती है तो इसे बहुत बड़ा झटका लगता है और ये सैड हो जाता है क्योंकि ये आज तक आन को गलत समझता आया था। नेक्स्ट डे मुलिन अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और इसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहता है कि इसमें एक रिंग का डिजाइन है। मैं चाहता हूँ कि तुम सेम टू सेम इसके जैसी मुझे भी एक बना कर दो। एक्चुअली पिक जाओ की पावर रिंग की थी। अंकल फौरन से हाँ कर देते हैं। फिर मुलिन अपने फ्रेंड से उसके ब्रदर इन लॉ के अबाउट पूछता है और बैठे बैठे अपने मुंह से एक्सेप्ट करता है कि 5 साल पहले उसने मेरी हेल्प की थी। जब जांग की मॉम की डेथ हुई थी तो उसने ऑटोप्सी को चेंज करके ये बताया था कि इस लेडी ने सुसाइड की है। बाहर खड़ी आन की फ्रेंड ये सारी बातें सुन रही थी। मुल के फ्रेंड इस बात में हाँ करता है और कहता है कि अगर वो हेल्प ना करता तो आज हम दोनों इकट्ठे ना बैठे होते। दूसरी तरफ जांग घर वापस आता है तो यान को सोफा पर सोया हुआ देखता है। यान के हाथ में अपनी मॉम का नेकलेस भी देख लेता है जो इसने 5 साल पहले इसे दिया था। ये इसे देखकर मन ही मन में खुद से अपोलॉजी करता है कि इतने सालों से ये इसे गलत समझता आया, लेकिन अब रियलिटी पता चलने पर ये खुश भी था। फिर यान के पाँव की तरफ बैठता है और इसके एक वुंड पर ऑर्नामेंट भी लगाता है। इसके बाद ये इसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम सोई नहीं हो। आन फौरन से उठ जाती है और बताती है कि कुछ देर पहले ही मेरी नींद से आंख खुली। इसके बाद जांग इसे अपनी बाहों में उठा लेता है तो आन इसे एक डिपॉजिट स्लिप देती है। जांग ये देखकर पूछता है कि तुम ये फंड्स की रसीद मुझे क्यों दे रही हो, तो आन इसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम सिर्फ फ्रूटलेस होने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में लोगों के लिए बहुत मोहब्बत है। इस पर जांग चुपचाप इसे लाकर रूम में लेटा देता है। दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं और तभी एक रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ जाओ काफी भड़का हुआ था क्योंकि इसे पता चल गया था कि जांग चुपके चुपके रेफ्यूजीज को पनाह दे रहा है और इसने मुलिन को भी छोड़ दिया है। गुस्से में आकर जाओ तांग को कॉल करता है। ये सीधा इससे स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करता है कि तुम जांग से माफी मंगवाना चाहते हो। मुझे जांग से गोल्डन माइन का मैप चाहिए। हम दोनों का दुश्मन एक ही है तो हमें टीम अप कर लेना चाहिए। तांग ये बात सुनकर इंटरेस्टेड हो जाता है और इसे कहता है कि मुझे अपना प्लान बताओ। इस पर जांग इसे अपना सारा प्लान बता देता है तो तांग भी इससे टीम अप करने के लिए हाथ मिला लेता है। नेक्स्ट सीन में जांग को इसका सोल्जर बताता है कि हमें मिसिंग ऑर्फन्स मिल चुके हैं। वो बेहुआ चर्च में बेंटेड्स के हाथ लग चुके हैं और वो उन्हें छोड़ने के लिए डिमांड कर रहे हैं कि आपको पहले वहाँ जाना होगा। दूसरी तरफ फान अपने
घर में फ्रेश घूम रही थी कि तभी एक आदमी आकर इसे किडनैप करके ले जाता है। ज़ांग ज्यादा सोचता नहीं है और सीधा इसी चर्च में आ जाता है। ये जैसे ही अंदर आता है ये काफी गुस्से में लग रहा था और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल लाइक माई एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।